नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी निवासी कुणाल जायसवाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में अपनी सफलता का परचम लहराया है। कुणाल ने 6 से 9 अंक प्राप्त करते हुए अखिल भारतीय रैंक 7549 हासिल की है। उनकी इस शानदार उपलब्धि से न केवल उनका परिवार गदगद है बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। कुणाल की सफलता की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने किसी बिना बड़ी कोचिंग के बजाय पूरी तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से की है। ये ऐतिहासिक परिणाम उनके 3 वर्षों के अटूट संघर्ष, अनुशासन और कठिन परिश्रम का फल है। इसे साबित करते हुए कुणाल ने अपनी तैयारी के दौरान रोजाना 12 से 14 घंटे घर और लाइब्रेरी में बिताते थे। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुणाल के पिता अनूप जायसवाल एक व्यवसायी है और माता लोकेश्वरी जायसवाल गृहिणी है। परिवार ने हर कदम पर कुणाल का हौसला बनाए रखा है। इस पूरी यात्रा में उनके बड़े भाई भूपेंद्र जायसवाल, जो वर्तमान में मेकाहारा रायपुर में MBBS अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनके सबसे बड़े मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत बने। बड़े भाई के अनुभवों के कुणाल के मनोबलों को कभी टूटने नहीं दिया। अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, बड़े भाई के मार्गदर्शन और अपनी कड़ी मेहनत को देते हुए कुणाल ने कहा कि उनका एकमात्र सपना एक कुशल और संवेदनशील चिकित्सक बनकर समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना है। तो इसी पर हम करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुणाल जायसवाल जी हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है DA न्यूज प्लस में। नीट में 609 अंक और ऑल इंडिया रैंक 7549 हासिल करने पर सबसे पहले तो आपको ढेरों सारी बधाई। धन्यवाद सर। जब स्क्रीन पर रिजल्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन किसका था और घर में माहौल कैसा था उस टाइम? देखिए, जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट का डेट फिक्स नहीं था, तो रिज़ल्ट के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। तो रैंडमली रिज़ल्ट आया रात में, 16 जुलाई रात में रिज़ल्ट आया। तो उस समय जब जैसे ही रिज़ल्ट खुला तो उस समय सबसे ज़्यादा खुश मेरे भैया और मेरे माता पिता हुए, क्योंकि मेरे लिए उनकी ही खुशी सबसे ज़्यादा खुशी है। तो उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। मेडिकल फील्ड ही क्यों चुने आपने? डॉक्टर बनने का ये सपना आपके मन में पहली बार कब और कैसे आया? मेरा फर्स्ट टाइम डॉक्टर बनने का सपना ये था कि जैसे ही मैं क्लास 12th के इनिशियल फेज़ में था तो मेरे भैया उस टाइम नीट की प्रिपरेशन करते थे। तो भैया का नीट प्रिपरेशन का जज्बा देख के मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी डॉक्टर का प्रिपरेशन करना चाहिए। और जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट होने को आया था तो उसी समय मेरे भैया का नीट में सिलेक्शन हो चुका था और नीट का रिजल्ट आ चुका था। तो उनके हौसले को देख के ही मुझे ये लगा कि भैया कर सकते हैं तो मुझे भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। साल का ये सफर कैसा रहा? जब आपने शुरुआत की थी तब क्या सोचते थे कि सफर इतना चुनौतीपूर्ण होगा? नहीं, शुरू में तो पता नहीं था कि सफ़र इतना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा शुरू में तैयारी कम थी, लेकिन इतना था कि हम हौसला अगर रखें तो सफ़र को अच्छा सा आरामदायक बनाया जा सकता है। लेकिन जो है वो धीरे धीरे करके पता चला कि चुनौतीपूर्ण होते ही जा रही है, लेकिन एट दी एंड ये सफल जो है वो ठीक रहा। कुणाल, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आते हुए आपकी इस सफलता में आपके माता पिता किस तरह का योगदान दे रहे थे? देखिए, माता पिता सबसे ज़्यादा योगदान रहा इस पूरे जर्नी में मेरा, क्योंकि देखिए माता पिता ने कभी भी प्रेशर नहीं दिया कि आप इस चीज़ का तैयारी कीजिए, नीट का तैयारी कीजिए। ये मेरा खुद का निर्णय था और माता पिता ने कभी भी प्रेशर नहीं दिया कि आप इतना घंटा पढ़िए, ये करिए, वो करिए। माता पिता बिल्कुल ही रिलैक्स मूड में थे, कभी भी उन्होंने मुझे प्रेशर नहीं दिया। कुणाल, आजकल बच्चे नीट के लिए कोटा या बड़े कोचिंग सेंटर्स जाते हैं। आपने 100% पूरी जो पढ़ाई है ऑनलाइन पढ़ाई करने का फैसला क्यों किया? क्या कभी डर नहीं लगा आपको? देखिए, डर लगा था क्योंकि जिस हिसाब से एनवायरनमेंट में ऑफलाइन कोचिंग का वो बन चुका था कि ऑफलाइन से ही सिलेक्शन होता है, तो मुझे ये था कि एक बार ऑनलाइन ही ट्राई मार के देखना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे कॉन्फिडेंस मिलता और कहीं ना कहीं मेरा टाइम बच जाता। ऑनलाइन में जो चैप्टर मुझे पढ़ना है सिर्फ उसी चैप्टर में मैं फोकस कर सकता था। ऑनलाइन में अगर मैं ऑफलाइन जाता तो जो चैप्टर नहीं पढ़ना है उस चैप्टर को भी पढ़ना पड़ सकता था। इस नाम से मैंने ऑनलाइन को ट्राई किया और इसी में ही रहा। कई छात्रों का मानना है कि ऑनलाइन में डाउट्स यानी संशय क्लियर नहीं हो पाते हैं। आपने
इस चुनौती को कैसे पार किया? देखिए शुरू में मुझे भी ये डाउट रहता था कि अगर मैं ऑनलाइन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं डाउट को कहाँ से सॉल्व करूँगा, लेकिन आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए आज के दिन में एआई और टेक्नोलॉजी इस हिसाब से बढ़ चुकी है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, और ऑफलाइन के कंपैरिजन में ये जो ऑनलाइन वाला डाउट है वो ईजिली क्लियर हो जाएगा आपके पास। ऑनलाइन पढ़ाई में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल अनिवार्य होता है। सोशल मीडिया या अन्य भटकाव से आपने खुद को 3 साल कैसे दूर रखा? देखिए अगर मैं बात करूँ इंटरनेट और मोबाइल ये अलग चीज़ है और सोशल मीडिया अलग चीज़ मानूंगा मैं। देखिए सोशल मीडिया जो है वो आप सिर्फ सोशली कनेक्टेड होते हैं इसलिए, और मोबाइल और इंटरनेट जो है वो आप अपने उपयोग के लिए करते हैं। तो मैंने मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग किया था, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग 3 साल तक नहीं किया था। मैंने व्हाट्सअप ना इंस्टाग्राम ना किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। मैंने ये सोचा कि एक बार जर्नी में बिना किसी रुकावट के मैं इस जर्नी को सफलतापूर्वक बनाऊँ। जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ही पूरा उनका टाइम बर्बाद हो जाता है, उनको क्या कुछ सलाह है आपकी? देखिए सोशल मीडिया में मैं भी पहले ही टाइम बर्बाद करता था। मैं जनरली 6 घंटे 8 घंटे कभी कभार हो जाता था जब एट द टाइम ऑफ कोविड। तो मैंने ये सोचा था कि ये सोशल मीडिया ही मुझे बर्बाद कर रही है, मेरे पढ़ाई से अलग ले जा रही है या फिर मेरे लक्ष्य से दूर कर रही है। तो मैंने ये सोचा कि जो मेरे लक्ष्य के बीच में आएगा तो मैं उसे क्यों यूज़ करूँ इस दौरान। कुणाल, अगर आपको टिप्स देना हो नीट के छात्रों को तो कौन कौन से टिप्स देंगे जो नीट आसानी से निकाली जा सकती है? देखिए सबसे पहली बात है पेशेंस। आप पेशेंस रखिए कि आप धैर्यता रखिए कि 1 साल का प्रिपरेशन रहेगा आपके पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आज नहीं पढ़ चुका तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। देखिए आपके पास उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन उन्हीं उतार चढ़ाव को देखते हुए और अपने प्रिपरेशन को देखते हुए आप अपना डिसीजन ले कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और इस साल में मैं अच्छे से नंबरों से पास हो सकता हूँ। आपने ऑनलाइन तैयारी के लिए किन बुक्स, टेस्ट सीरीज या प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था? देखिए मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म के बारे में तो मैंने फिजिक्स वाला ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज के बारे में तो रिसोर्सेज मैंने जनरली एनसीईआरटी को ही थ्रोली फॉलो किया था, पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही फॉलो किया था। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को अच्छे से याद कर लिया था, जिससे जो है वो क्वेश्चन बनाने में ईजी पड़ा मुझे। और जो नोट्स रहते थे जो टीचर्स पढ़ाते थे ऑनलाइन बैच में, उन्हीं के नोट्स को रिवीजन करता था। और जनरली अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूं तो टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑफलाइन किया था, तो ऑफलाइन में एलएन का टेस्ट सीरीज़ डीएलपी ज्वाइन किया था मैंने। कुणाल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन 3 विषयों को संतुलित रखने के लिए क्या कुछ आपकी रणनीति तैयार की थी? कैसे कैसे कि हमें कितने घंटे क्या पढ़ना है, फिर लिखना है, किस तरीके से आपकी पूरी भूमिका थी? देखिए जनरली अगर मैं बात करूं तीनों सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग ही सब्जेक्ट हैं। तो बायोलॉजी जो है वो आपको याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें अगर आप क्वेश्चन कम भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप याद ज़्यादा करें बायोलॉजी में तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। और यदि मैं बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं जनरली मैं नोट्स पे डिपेंड ज़्यादा नहीं रहता था, सिर्फ नोट्स को एक ही बार पढ़ता था और क्वेश्चन बार बार करता था, क्योंकि क्वेश्चन करने में ही क्वेश्चन याद होते थे और फॉर्मूला उस हिसाब से मेमोरी में भी याद रहते थे। आपके सबसे मजबूत और सबसे कमजोर विषय क्या था? देखिए सबसे मजबूत सब्जेक्ट जो था वो बायोलॉजी था और सबसे वीक सब्जेक्ट जो था वो मेरा केमिस्ट्री था। तो आपने इनसे इस पूरे चुनौती से जिसमें आप कमजोर थे उसको कैसे ऊपर आए उसमें से? मेरा केमिस्ट्री कमज़ोर हुआ करता था तो मैंने जनरली जो है वो उस केमिस्ट्री को मैंने ये एनालाइज किया कि मैं कहाँ पे चूक रहा हूँ केमिस्ट्री में। तो मैंने सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दिया। केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि आप रट के ही निकालेंगे, केमिस्ट्री में भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आप समझ के केमिस्ट्री को याद कर सकते। तो मैंने जो समझने वाला पार्ट है और जो रटने वाला पार्ट है उसको डिवाइड कर लिया। तो मैंने समझने वाले पार्ट में पहले फोकस किया और अंत में रटने वाले पार्ट को एक साथ याद किया, सभी को एक साथ पकड़ के। कुणाल, आपने रोजाना 12 से 14 घंटे पढ़ाई करते थे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका डेली टाइम टेबल कैसा रहता था? देखिए टाइम टेबल जो है वो एकदम फिक्स नहीं रहता था। एग्ज़ाम के कुछ महीनों पहले एक अलग टाइम टेबल चलता था और जो शुरुआती दिनों था प्रिपरेशन का उसमें अलग टाइम टेबल चलता था। अगर मैं बात करूँ शुरुआती दिनों में तो शुरुआती दिनों में मैं 7 बजे से लेके लाइब्रेरी जाता था। 7 से लेके 2 बजे तक जनरली में लाइब्रेरी में ही रहता था, लेकिन बीच में मैं सिर्फ नाश्ता करने आता था घर, आधा घंटा या फिर 45 मिनट का। और फिर 2 बजे आने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक मैं आराम करता था। फिर उसके बाद 3 बजे से लेके 9 बजे तक फिर से लाइब्रेरी में ही रहता था। फिर 9 से लेके 9:30 तक फिर खाना वाना खा के फिर 10 बजे से लेके 12 बजे तक फिर से अपने घर में ही क्वेश्चन बनाता था और या फिर पढ़ाई करता था।
कुणाल, अगर नीट के जो छात्र आपको देख रहे हैं देश भर के, आप उनको अगर कोई टिप्स देना चाहें कि आप किस तरीके से पढ़ते थे, मतलब क्या आपका गाइडलाइंस पूरा बना के रखे थे? देखिए जनरली ये जो होता है कि एस्पिरेंट लोग यहीं पे चूक जाते हैं कि एस्पिरेंट लोग रिवीजन में ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर हम रिवीजन करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं भी पहले रिवीजन ही करता था, लेकिन मार्क्स उतने इंप्रूव होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो मैंने जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा फोकस किया। मैं जनरली दिन में 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, यहाँ तक मैं जब आखिरी के महीनों में था तो 700 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन दिन में इस हिसाब से भी करने लगा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। आप घर के साथ साथ लाइब्रेरी में भी पढ़ाई करते थे। लाइब्रेरी के शांत माहौल ने आपकी एकाग्रता बढ़ाने में कितनी मदद की? देखिए मैं लाइब्रेरी दोनों जगह जाता था। लाइब्रेरी मेरे लिए एक एक्सटर्नल सोर्स बन चुका था कि अगर घर में मेरा पढ़ने का इच्छा नहीं हुई तो मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा। तो जनरली मैं वहीं जाता था। लाइब्रेरी में एक एकांत जो वातावरण था वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था ना। लाइब्रेरी में मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करता था, तो मुझे आके कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो इस नाम से अगर मुझे घर में, जैसे कि अगर हम बोले कि मेहमान आ गए घर में, तो लाइब्रेरी चले जाता था मैं। इससे जो है वो मैं एक एकांत जगह में रह के पढ़ सकता हूँ करके। नीट की तैयारी में मॉक टेस्ट और रिवीजन का कितना बड़ा योगदान होता है, क्या रोल होता है इसका? देखिए मैंने वही बात की कि रिवीजन जो है वो आपको याद करने में मदद करेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें बायोलॉजी को रिवीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो बायोलॉजी में आप रिवीजन ज़्यादा कीजिए। और अगर मैं बात करूँ कि मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो वही रिवीजन को पकड़ के आपको मॉक टेस्ट में ही तो वो करना है, इम्प्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको रिवीजन करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस करने में बहुत ही पता चलेगा, बहुत ही मदद करेगा कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है और कौन रिसोर्सेज को पढ़ना है और किस किस जगह पे ज़्यादा फोकस करना है। कुणाल, आप जिस तरीके से रिवीजन करते, क्या हफ्ते में कोई टेस्ट देने का भी वो बनाए थे कि हफ्ते में अगर जो जो भी हम पढ़ाई किए हैं उसमें हमें खुद को टेस्ट देना है, देखना है कि हम कितना क्या कुछ बढ़ रहे हैं? जी, मेरा ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज रहता था उसमें महीने में एक बार या फिर महीने में 2 बार ही टेस्ट सीरीज होते थे। लेकिन मैंने ऐसा ट्राई किया था कि हर संडे एक एक टेस्ट तो लगाना ही है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता था कि मेरा जो वीक टॉपिक है वो क्या चीज़ है और जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो क्या चीज़ है। इससे जो है मैं वीक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को उतना कम समय दे सकूँ जितना मैं वीक टॉपिक पे देना चाहिए। तो इससे मुझे ये पता चला। जब मॉक टेस्ट में कम नंबर आते थे तो आप उस निराशा से कैसे उबरते थे और अपनी गलतियों में सुधार कैसे करते थे? देखिए सबसे पहली बात तो मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने रिवीजन अच्छे से कर रखी थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं जनरली गलत नहीं होता था। तो अगर मेरे मॉक टेस्ट में कम भी आते थे तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ चुका हूँ। या फिर कई बार क्वेश्चन एट दैट टाइम ऑफ एग्जाम जब मैं दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट जब मैं लगा रहा हूँ, तो उस समय ऐसा हो सकता है कि कई बार मन ना लगे क्वेश्चन के प्रति या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि कम हो सकता है नंबर। और जब मैं एनालाइज करता था तो मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम हॉल में ही टाइम मैनेजमेंट के कारण ही मैं क्वेश्चन को गलत कर सकता हूँ या फिर मेरे मार्क्स कम हो जा रहे हैं। तो मैंने जनरली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। कुणाल, आपके बड़े भाई भूपेंद्र खुद मेकाहारा में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र हैं। क्या गाइड और मेंटर के तौर पर उन्होंने आपकी तैयारियों में उनकी क्या भूमिका थी, कितना अपनी भूमिका? देखिए सबसे पहले बात करूं तो मैंने इस जर्नी का शुरुआत ही भैया को देख के ही किया था और डॉक्टर बनने का सपना उन्हीं से ही मुझे मिला था। तो इनकी ही तो सबसे बड़ी गाइडेंस, अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ी गाइडेंस इन्हीं का था और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्हीं का था। अगर मैं बात करूं कि भैया एकेडमिक्स से लेके पर्सनल सपोर्ट भी देते थे। जैसे कि अगर मैं मॉक टेस्ट में भी डिमोटिवेट हो जाता था तो भैया सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ, ये सब बात हो गई पढ़ाई की, अगर जैसे कि घर में मम्मी पापा किसी बाहर जाना पड़ जाता था तो भैया ही मेरे लिए रोटी बना के देते थे, कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम करते थे जिससे मैं पढ़ाई के प्रति डिस्टर्ब ना हूं। और मेरे पढ़ाई में कभी भी रोक आने नहीं दिए। भैया ने जनरली फैमिली मेम्बर्स को भी हैंडल किया कि फैमिली मेम्बर्स बीच में आ जाते थे तो फैमिली मेम्बर्स को भी हैंडल करते थे भैया। कुणाल, 3 साल की लगातार तैयारी में कई बार तनाव और बर्न आउट होता है। मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए आप क्या करते थे? देखिए बर्नआउट और ये सब तो कॉमन सी बात है। देखिए आप हर फील्ड में जाइए तो बर्नआउट तो आपको होगा ही। तो मैंने ये सोच लिया था कि आप अगर मैं कुछ भी करूँगा तो बर्नआउट तो नॉर्मल सी बात है। तो बर्नआउट वाला कोई इशू मेरे पास था नहीं। और अगर मैं बात करूँ कि माइंड फ्रेश करने के लिए मैं जनरली म्यूज़िक सुना करता था, क्योंकि म्यूज़िक आपको जो है वो काइंड ऑफ मोटिवेट भी करती थी। ऐसा नहीं कि सैड सॉन्ग सुनता था, मैं जनरली मोटिवेटेड सॉन्ग ही सुना करता था। तो इससे जो है वो मैं डे बाई डे मोटिवेटेड ही रहता था।
क्या तैयारी के दौरान कभी कुणाल ऐसा मोड़ आया जब लगा होगा कि अब नहीं हो पाएगा, उस वक्त आपको किसने संभाला? जी, जब ये टाइम आया था नीट 2025 के रिज़ल्ट के बाद, नीट 2025 के रिज़ल्ट के बाद मैं जो है वो स्टेट कट ऑफ से 9 नंबरों से चूक चुका था। तो एट दैट टाइम मुझे ये लगा कि मैं एमबीबीएस ना करके बीएमएस ट्राई करूं। तो एट दैट टाइम मैं जब शिफ्ट करने ही वाला था तो घर वालों ने बोला कि एक ट्राई और मार, और पर्सनल टच भी मेरा यही था कि अगर मैं इतने पास आ चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में ही तो बिगड़ा था, तो इसके कारण मैं अपना स्ट्रीम क्यों चेंज करूँ, जबकि मैं प्रिपरेशन ही इसी स्ट्रीम के लिए करने के लिए आया हूँ, तो स्ट्रीम चेंज क्यों करूँ। इसी मोटिव ने मुझे मोटिवेटेड रखा और इसी के कारण मैंने स्ट्रीम चेंज नहीं की और मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता रहा। तो एक साल और लगाने के लिए मैं प्रयास किया। अब आप किस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की उम्मीद कर रहे हैं और आगे चलकर किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं तो अभी रिज़ल्ट आया है, काउंसलिंग को 1 महीना है, तो मैं जनरली मैं ये सोच रहा हूं कि घर के पास ही रायपुर में स्थित मेकाहारा जेएनएम पीटी जेएनएम कॉलेज को मैं सोच रहा हूं जाने के लिए। और अगर मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन अभी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं जैसे ही एमबीबीएस में एंटर करूंगा तो हो सकते हैं 19 सब्जेक्टों के नाम से मेरा स्ट्रीम चेंज हो जाए, मैं कुछ ना कुछ और करूँ। अगर मैं बात करूँ ऑर्थोपेडिक्स बन सकते हैं, कुछ ना कुछ बन ही सकते, तो वहाँ पे मुझे एमबीबीएस में जाने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा स्पेशलाइजेशन क्या होगा। कुणाल, आपने कहा कि आप एक संवेदनशील डॉक्टर बनकर समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं। आज के दौर में इस सोच की क्या अहमियत है? देखिए, डॉक्टर बनना एक आसान काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन 3 सालों में मुझे ऐसा आभास हो गया था कि ये मेरा सिर्फ नॉर्मल जर्नी नहीं होने वाला है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। डॉक्टर बनने के बाद अनेक प्रकार की आपके पास कठिनाई आएंगी, अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आएंगी। तो ये जर्नी में ही मैंने सोच के रखा था कि ये जर्नी कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, ये आपके डॉक्टर के पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब सेवा भाव के लिए ही किया जाता है, तो डॉक्टर का एक मोटिव ही यही रहता है कि हम सेवा भाव करें और सेवा कर सके हम। कुणाल, रायपुर और छत्तीसगढ़ के ऐसे हजारों छात्र जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या कुछ गाइडलाइन है ताकि वो भी बिना कोचिंग के पढ़ सके और नीट निकाल सके, डॉक्टर बन सके? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो र्यूमर है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता या फिर सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बड़ी कोचिंगों से सिलेक्शन होता है, मैं इस बात पे नहीं मानता। और मैंने सिर्फ अपने जो ड्रॉप जर्नी था उसी के लिए प्रूफ बताया आपको कि ये कोई ऑफलाइन का जर्नी नहीं है। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, आप कितना पढ़ रहे हैं और आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं ये मैटर करेगा। आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग भी ना करें, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करें, आपके पास जितना स्कूल से पढ़ाया जाता है उतना ही आप अगर पढ़ेंगे तो भी आप सफलता पा सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क कीजिए, सही डायरेक्शन हो ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑनलाइन बेकार है या फिर ऑफलाइन बेकार, दोनों सही है। ऐसा बात नहीं है कि ऑफलाइन बेकार ही होता है ऑनलाइन बेकार, ऐसा बात नहीं है। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देखिए मुझे घर में अच्छा ही लगता था पढ़ना, इसलिए मैंने ऑनलाइन को प्रीफर किया। और ऑनलाइन बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अगर मैं बात करूं आज के दिन में टेक्नोलॉजी इस हिसाब से बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा कोई और चीज़ नहीं होगी आज के दिन में। कुणाल, कभी कोई ऐसी लड़की दोस्त नहीं रही जो बोली वगैरह चल कुणाल घूम के आते हैं, बाद में पढ़ लेना है, बाद में देख लेंगे, तो उस टाइम आप कैसे संभालते थे खुद को? देखिए, मेरा क्योंकि आज के डेट में जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है और 17 साल 16 साल से ही लड़कियों के चक्कर फंस के करियर बर्बाद कर लेते, तो आप उस चीज से कैसे उभरे? देखिए, मैं कभी भी इन सब चीज़ों में स्कूल के दिनों में भी नहीं पढ़ा था। मैं एक फ्रेंडली नेचर का आदमी था। मैं अगर मैं बात करूं, हाँ, दोस्ती यारों के चक्कर में मैं पढ़ चुका था, क्योंकि क्लास 12th के दिनों में मैं जनरली घूमने जाता था, यहीं कहीं घूमने जाता था। दोस्त बुला लेते थे कि चल यहाँ घूम के आएंगे, वहाँ चलेंगे। सोशल मीडिया में भी दिन भर मैसेज होता था, ग्रुप्स होते थे, ग्रुप्स में चैटिंग होते थे, रात भर चैटिंग चलते रहता था। तो मैं उस 12th के दिनों में मैंने मुझे ये पता चला कि मेरा 12th का तैयारी जो है वो कम होते जा रहा है इन सब चक्करों के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं 12th के दिनों में ही मेरा पढ़ाई थोड़ा बहुत नीचे होने लगे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो 12th है, ओके, एक बार के लिए तो 12th निकल भी जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना आसानी से नहीं निकलने वाला। तो इन सब थॉट्स के नाम से मैंने जो है वो बिल्कुल ही सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दिया। और जो भी दोस्त कॉल करते थे उसको मैंने एक बार के लिए मैं बोल चुका था कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मुझे समय चाहिए। कुणाल, ऐसा कोई दोस्त हो जो आपकी टांग खींचने की कोशिश किया हो? देखिए, नहीं भैया, पहले मेरे साथ चल, बाद में तू पढ़ लेना, ये तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई
दोस्त हो? नहीं। और फिर ऐसा कौन से वो दोस्त है जो आपको आगे बढ़ाए कि नहीं तू कर, मैं तेरे साथ हूँ? देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं इन जर्नी में दोस्ती यारी से बहुत ही दूर था। मैं अगर मैं पर्सनल बात करूं तो एक दो दोस्त थे जो बहुत सपोर्ट करते थे, और ऐसा मैं बात करूं कि टांग खींचने वाला मेरा आज तक कोई ऐसा दोस्त नहीं था कि टांग खींची या टांगे खिंचाई करे। अगर मैं बात करूं 12th टाइम में भी सभी दोस्तों ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया था। देखिए, मैंने कभी उन लोग को ये नहीं बताया था कि मैं नीट की तैयारी करूंगा, लेकिन उन लोग सामने से ही मुझे सपोर्ट करते थे कि तू कुछ बड़ा कर, ये छोटी मोटी जगह में मत रह करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। टांग खींचने वाले ऐसे कोई दोस्त मुझे नहीं मिले। कुणाल, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अगर आपको अपनी इस 3 साल की पूरी नीट यात्रा को एक वाक्य में बयां करना हो तो आप क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं इन 3 सालों में, देखिए इन 3 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि कभी छोड़ दिया जाए या फिर कर लिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, आपके पास एक एम होना चाहिए। अगर आपके पास एम है तो आप कितना अटेम्प्ट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, आपके पास कोई वैल्यू नहीं रखेगा। अगर मैं बात करूं, मेरा हर अटेम्प्ट में रैंक इंप्रूव होते थे, तो मुझे ऐसा आभास हो ही चुका था कि कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ मैं कर ही लूँगा। अगर मैं यहाँ फेल भी हो गया, नीट में मैं फेल भी हो गया, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो चुका था इन 3 सालों के अंदर कि अगर मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं फेल हो भी गया तो मैं कुछ ना कुछ कहीं पे जाके भी अच्छा परिणाम ला के ही दिखा दूंगा। कुणाल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये देश के बच्चों की तरफ से एक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। जो बच्चे किसी कारण बस असफल हो जाते, नीट नहीं निकाल पाते, सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं कि नहीं बस जिंदगी यहाँ से रुक गई है, उस सोच को आप क्या संदेश देना चाहे तो उन छात्रों को जो एक बार फेल होने के बाद सीधे सुसाइड कर लेते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास एग्ज़ाम ही सब कुछ है। ये बात मेरे भैया ने बताई थी। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम नीट कैंसिल हो चुका था, तो उस टाइम सबके मन में बहुत ही वो आ चुका था कि क्या होगा अब आगे, क्योंकि नीट जब 3 मई को हुआ था तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं निकला था कि इस बार सिलेक्शन हो गया करके। लेकिन जैसे ही नीट कैंसिल हुआ तो जो पहले की जर्नी थी 0 मार्क्स में, अभी भी मैं 0 मार्क्स में ही आ चुका था। तो एट दैट टाइम घर वालों ने यही बोला कि अगर तू ये एग्ज़ाम फेल हो भी जाएगा ना, तो हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होता, तू कोई और ट्राई मारना, कुछ और में जाना। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही हर चीज़ है, डॉक्टर बन जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जीवन सफल है। देखिए, चुनौती जो है वो हर जगह आएंगी। ऐसा नहीं है कि तू डॉक्टर बन जाएगा, नीट क्लियर कर पाएगा तो चुनौती खत्म हो जाएंगी। चुनौती की शुरुआत है ये, यहाँ से तुझे उबरना है। तो यहाँ से मेरे घर वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि घर वालों ने बहुत ही सपोर्ट किया था जब नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो उस टाइम। तो वही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका एक माध्यम है कि आपको एक कॉन्फिडेंस दे, आपके अंदर में वो करे कि आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नीट निकालेंगे तभी आप सक्सेसफुल हैं, या आप एक एक्स एग्ज़ाम को निकालेंगे तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपनी मेहनत से कीजिए, मेहनत आपको पता बता ही देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। कुणाल, जो ग्रामीण अंचल से अधिकतम छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल जो है, खासकर बस्तर तरफ से या फिर जांजगीर चांपा तरफ से जो छात्र राजधानी रायपुर और दुर्ग भिलाई आते हैं नीट की तैयारी करने के, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपए अपने माता पिता का पैसा वेस्ट करते हैं, फिर जो पढ़ाई के बजाय मोबाइल इंटरनेट की दुनिया और ड्रग्स की दुनिया, ड्रग्स यानी नशे की दुनिया में चले जाते हैं। नशा चाहे लड़की का हो, चाहे शराब गांजे का हो, चाहे कुछ भी नशा हो, उसमें चले जाते हैं। उन छात्रों को आपकी तरफ से क्या कुछ हिदायत है जिसमें वो कैरियर अपनी बचा सके? देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप कोचिंग जाएं या फिर जर्नी अपना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप अपने आप को पता कीजिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। सबसे पहली बात, मैंने जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे पता चल गया था कि मैं अभी तो 0 में ही खड़ा हूँ। तो मैंने जो है वो जनरली जो चीज़ मेरे एम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आती थी, जो चीज़ मेरे रास्ते में बाधा बनने आती थी, उस चीज़ को मुझे पहले से ही पता चल गया था कि ये चीज़ मेरे प्रिपरेशन की जर्नी में बाधा बनने आने वाली है। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही उन सब चीज़ों को हटा के रख दिया था, और मैंने ये ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, अगर इन रास्ते के बीच में कोई भी आ जाए, मैं कभी भी ध्यान नहीं दूंगा इन सब के ऊपर। भले चाहे रास्ते मुझे कैसे भी लगे, मैं इन सब में ध्यान नहीं दूंगा। अगर मुझे मंजिल मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं इस रास्ते में आने वाले परिस्थितियों को सामना करूंगा, और किसी से भी जनरली मैं बात नहीं करूंगा या फिर दोस्ती यारी में कम करूंगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, ये मैंने ठान लिया था। शुक्रिया कुणाल हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुणाल जायसवाल, रायपुर दलदल सिवनी के निवासी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता नीट में अपनी सफलता का परचम लहराया है। 6 से 9 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं।
इनकी इस शानदार उपलब्धि ने से न केवल उनका परिवार गदगद है बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। कुणाल ने बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जो आजकल के बच्चे पढ़ाई की जगह में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, उनसे किस तरीके से बचा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि कुणाल की बातों को सभी छात्र अपने अंदर लेंगे, अपने आप को सफलता का एक मंत्र है वो अपने अंदर लेंगे और उसी सफलता से जो बच्चे सुसाइड करते हैं, डीएनयू न्यूज़ प्लस की तरफ से एक ही चीज बोलूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हम ऐसा है नहीं कि हम असफल हो जाते। ये सिर्फ एक एग्जाम है, जिंदगी के एग्जाम नहीं है, किताबों के एग्जाम है। फिर से करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। बस हमारे अंदर मन में एक संकल्प होना चाहिए। तो इसी के साथ खास मुलाकात में यहीं तक। आप देखते रहिए डी न्यूज़ प्लस। नमस्कार।